नमस्कार। तो भारत के FY26 की दूसरी तिमाही के कह सकते हैं पहले पहले नतीजे आने लगे हैं और इनसे ना इकोनॉमी की सेहत का एक बड़ा ही दिलचस्प पहला इशारा मिल रहा है। तो चलिए ज्यादा इंतजार नहीं करते, सीधा इन नंबर्स में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहानी क्या सुना रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर भारतीय इकोनॉमी कर क्या रही है। क्या सब कुछ बढ़िया चल रहा है, रफ्तार तेज है या फिर कहीं कोई चिंता की बात है। चलिए देखते हैं ये जो शुरुआती आंकड़े हैं ये इशारा किस तरफ कर रहे हैं। और जो जवाब मिल रहा है वो काफ़ी मजबूत है। मतलब अब तक जो भी नतीजे सामने आए हैं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स को तो ये तक उम्मीद है कि कई बड़ी कंपनियों में हमें डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है और ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। पर सवाल यह है कि भाई ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सेक्टर की जिसे हम अक्सर इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी मानते हैं, बैंकिंग और फाइनेंस। और यहाँ जो आंकड़े हैं ना वो इस पूरी मजबूत कहानी की नींव रख रहे हैं। जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 15.1%। ये HDFC बैंक की औसत जमा में साल दर साल की शानदार ग्रोथ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि लोग ज्यादा बचत कर रहे हैं और उनका बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा मजबूत है। और यही भरोसा आगे जाकर लेंडिंग एक्टिविटी यानी लोन देने के लिए एक बहुत अच्छा बेस बनाता है। और अब ये देखिए बजाज फाइनेंस का ये आंकड़ा, उनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जिसे हम EUM भी कहते हैं, उसमें 24% का जबरदस्त उछाल। देखिए इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो नए कस्टमर्स जोड़ रहे हैं, बल्कि ये भी है कि उनके जो मौजूदा ग्राहक हैं वो भी और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये रिटेल डिमांड में मजबूती का एक साफ साफ संकेत है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। IDBI बैंक ने भी अपने टोटल बिजनेस में साल दर साल 12% की एक ठोस बढ़त दिखाई है। तो ये बात अब बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये किसी एक दो कंपनी की बात नहीं है, बल्कि पूरे सेक्टर में हमें एक मजबूत ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है, चाहे वो HDFC बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ हो, बजाज फाइनेंस के नए लोन्स में 26% की जबरदस्त बढ़ोतरी हो, या फिर IDB बैंक का ओवरऑल परफॉर्मेंस। मैसेज एकदम क्लियर है, फाइनेंशियल सेक्टर इस वक्त फुल स्पीड में है। फाइनेंस के बाद इकोनॉमी का जो दूसरा सबसे जरूरी पिलर है वो है कंज्यूमर। लोग क्या खरीद रहे हैं, क्या वो खर्च करने को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। और अच्छी बात यह है कि यहां भी कहानी काफी मजबूत लग रही है। अब ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक कह सकते हैं मिली जुली तस्वीर दिखाती है। अडानी विल्मर का ही उदाहरण लेते हैं। एक तरफ एडिबल ऑयल्स, दालें और क्विक कॉमर्स जैसे घरेलू सेक्टर्स में जबरदस्त ग्रोथ है, लेकिन दूसरी तरफ नॉन ब्रांडेड चावल के एक्सपोर्ट और गेहूं के आटे की डिमांड जैसी चुनौतियां भी हैं। तो ये हमें याद दिलाता है कि इकोनॉमी की कहानी हमेशा सीधी सपाट नहीं होती, उसमें उतार चढ़ाव होते हैं। लेकिन जब बात रिटेल सेक्टर की आती है तो ये एक आंकड़ा ही शायद पूरी कहानी बयां कर देता है। V2 रिटेल के रेवेन्यू में 86% की भारी भरकम ग्रोथ। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह असल में कंज्यूमर के बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस का एक ठोस सबूत है। लोग बाजारों में निकल रहे हैं और जमकर खरीदारी कर रहे हैं। और ये जो खर्च है ये सिर्फ कपड़ों या छोटी मोटी चीजों तक ही सीमित नहीं है। ऑटो सेक्टर में भी धूम मची हुई है। ये जो नंबर स्क्रीन पर है 15.07 लाख, ये TVS मोटर कंपनी ने सिर्फ एक क्वार्टर में बेची हैं इतनी गाड़ियां। सोचिए 15 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स। और जैसा कि TVS की रिपोर्ट का ये कोट खुद ही बता रहा है, ये सिर्फ एक और अच्छा क्वार्टर नहीं था, ये उनके लिए एक हिस्टोरिक क्वार्टर था, अब तक का सबसे बेहतरीन। ये ऑटो सेक्टर की और साथ ही साथ पूरी कंज्यूमर स्टोरी की ताकत को एकदम साफ साफ दिखाता है। तो अब तक हमने फाइनेंस और कंज्यूमर की एक बहुत ही मजबूत कहानी देखी, लेकिन एक बैलेंस्ड पिक्चर के लिए हमें टेक सेक्टर पर भी एक नज़र डालनी होगी, जहां माहौल थोड़ा ज़्यादा संभल कर चलने वाला है। और इस माहौल को समझने के लिए मैक्रो हेडविंड्स शब्द को समझना बहुत जरूरी है। ये होती हैं बड़ी बड़ी ग्लोबल आर्थिक ताकतें, जैसे कि दुनिया भर में महंगाई या ब्याज दरें, जो बिजनेस की ग्रोथ को धीमा कर सकती हैं। और इसका असर खासकर IT सेक्टर जैसी कंपनियों पर पड़ता है जो एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। तो IT सेक्टर के लिए सबकी नज़रें अब आगे क्या होगा इस पर टिकी हैं। TCS के नतीजे जल्द ही आने वाले हैं और हर कोई उनकी डील पाइपलाइन और ग्लोबल आउटलुक पर बारीकी से नज़र रखेगा। हाँ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड तो अभी भी मजबूत है, लेकिन कुल मिलाकर दुनिया भर की अनिश्चितताओं के कारण एक सतर्कता का माहौल बना हुआ है। लेकिन यहाँ भी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। इन्फो एज जैसी कंपनियां जो ज़्यादातर घरेलू बाजार पर फोकस्ड हैं, वो काफ़ी अच्छा कर रही हैं। उनके Naukri.com प्लेटफॉर्म का शानदार परफॉर्मेंस इस बात का संकेत है कि भारत में जॉब मार्केट मजबूत है
और ये तस्वीर आईटी सेक्टर की ग्लोबल चिंताओं से बिल्कुल अलग है। तो हमने फाइनेंस, कंज्यूमर और टेक तीनों की कहानियों को देखा। अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि भारत की इकोनॉमी की जो पूरी तस्वीर है वो आखिर कैसी दिख रही है। तो इन शुरुआती नतीजों से जो सबसे बड़ा थीम निकलकर आ रहा है वो बिल्कुल साफ है। भारत की अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था यानी इसके बैंक्स, इसके कंज्यूमर, वही इस समय ग्रोथ का असली इंजन है। और दूसरी तरफ जो ग्लोबल इकोनॉमी की अनिश्चितता है वो एक चुनौती बनी हुई है, खासकर उन सेक्टर्स के लिए जो एक्सपोर्ट पर निर्भर हैं। और ये सब हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या भारत का ये जो घरेलू कंज्यूमर इंजन है ये तब भी पूरी ताकत से चलता रह सकता है जब ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ जाए? भारत की आर्थिक कहानी की असली परीक्षा शायद यही होगी। और घरेलू मजबूती और ग्लोबल चुनौतियों के बीच की ये जो खींचतान है यही आने वाले क्वार्टर्स की कहानी तय करेगी।